हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक, और बायो इनऑर्गेनिक का 4th लेक्चर आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसके 3 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बायो इनऑर्गेनिक टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में वो एज इट इज आ जाते हैं उठ के। ठीक है, अदर टॉपिक में क्या होता है कि मिक्सअप किए जाते हैं, ऑर्गेनोमेट्रिक को स्पेक्ट्रो से, कोऑर्डिनेशन को ऑर्गेनोमेट्रिक से, ठीक है, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से, मतलब मिक्स होते हैं सारे टॉपिक, हर एक टॉपिक मिक्स होता है। बस ये जो बेचारा है, ये जो टॉपिक है ये अकेला आता है। मतलब कहने का मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप मेरे 5-6 जो भी लेक्चर आने हैं टोटल बायो इनऑर्गेनिक के, आप उनको एक बार अगर अच्छी तरह से देख लो तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है जहाँ पर कॉन्सेप्ट को मिक्स किया जाए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ओवरलैप की का सवाल ही नहीं उठता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे अपना यूट्यूब चलाना होता है, बल्कि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने इस लेक्चर को बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, इतना इसको मैंने डीपली समझा है, और मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है इस चीज़ को लेके कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, और फिर आप लास्ट में मुझे मैसेज कीजिए कि सर आप जो है आपके वीडियो से मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ, और आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आएगी इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन आपको आज ही हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। बस आप इस लेक्चर को पूरा देखना, ये कोई इंटरटेनमेंट वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, तो वो क्या सीखेंगे यार, मुझे भी फ्रस्ट्रेट कर देते हैं ऐसे बच्चे। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि मैंने बायो इनऑर्गेनिक को किस लेवल तक पहुँचाया है। चलिए, तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसकी शुरुआत हम करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज से। सवाल उठता है कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है क्या और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हमारे मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, हमारे जो मेटाबॉलिज्म से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर उसका बर्निंग होता है और CO2 बाहर निकलता है। यानी हमारे मेटाबॉलिज्म से मान लीजिए ये CO2 बाहर निकला। अब अगर ये CO2 बाहर निकला तो ये हमारा RBC आ गया इसको लेने के लिए कि चलो भैया CO2 लंग्स के पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये RBC CO2 को उठाए कैसे। ठीक है, CO2 कोई लिगेंड तो है नहीं कि CO2 को डायरेक्टली कंधे पे उठा लेगा, पकड़ के बॉन्ड बना के ले आएगा, ऐसा तो है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, इस CO2 को दिया जाता है H2O। ब्लड में H2O होता है भाई, अच्छा खासा H2O होता है, और इसको लेके जो हमारा आपको क्या बन जाता है, H2CO3, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये बन जाता है H2CO3। यूँ कहें कि H+ और HCO3-। तो H+ को छोड़ दिया जाता है, जबकि SCO3- को जो हमारा RBC है वो इनटेक कर लेता है। ध्यान दीजिए कि हमारे मेटाबॉलिज्म से CO2 निकला, ब्लड ने क्या कि इसको वाटर दिया, वाटर देके उसको H2CO3 बनाया, और H2CO3 का मतलब है कि H+ और SCO3-, H+ वहीं रह गया, जबकि SCO3- को RBC ने वहाँ से पकड़ लिया। अब सवाल उठता है कि ठीक है ये काम हुआ, अब RBC इसको लेके चला, पूरा रास्ता कवर किया, पहुँचा हमारे लंग्स के पास। अब लंग्स में तो SCO3- वो छोड़ेगा नहीं, लंग्स में तो क्या छोड़ेगा, वो CO2 छोड़ेगा। तो फिर उसने क्या किया, वहाँ से HCO3 ने क्या किया, अगल बगल से H+ को खींच लिया, खींच के बन गया H2CO3, और ये H2CO3 क्या हो गया, टूट गया H2O+ CO2 में, और ये CO2 हमारे क्या हो गया, जो हमारा नाक था उस नाक से क्या हो गया, CO2 बाहर निकल गया लंग्स के थ्रू। सवाल उठता है कि इस CO2 को H2CO3 में बदला किसने, इस CO2 को H+ SCO3- में बदला किसने, या ये भी सवाल उठता है कि जो H2CO3 है ये वाला पोर्शन, ये H2CO3 ये वापस H2O+ CO2 में गया कैसे। तो भाई नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी में होता रहता है। लेकिन क्या इससे काम चल सकता है हमारी बॉडी का, हमने ना, इससे काम नहीं चल सकता, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ठीक है, इसको फास्ट करने की जो, देखिए कितनी जोर सांस ले रहे हैं, ये काम बॉडी नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ पर जो बॉडी है वो डिपुट करती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ऐसा करने के लिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, ये जो स्पीड देख रहे हैं, CO2 + H2O से H2CO3 बना, ये H2CO3 बनाइए चाहे H+ SO3- बनाइए, H2CO3 ही H+ और SCO3- है, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो ये जो CO2 है, ये CO2 लेकर H2O बना देता है H+ और HCO3-। इसी का रेट बढ़ाने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज होता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इस रेट को लगभग 1 मिलियन टाइम बढ़ा देता है, मतलब 10 लाख गुना।
मतलब आप सोच सकते हैं कि जिस गति से हम सांस लेते हैं, जिस स्पीड में हम सांस लेते हैं, जीते हैं, अगर इसकी स्पीड को 10 लाख गुना कम कर दिया जाए तो क्या हम जिंदा बचेंगे? तो आप बोलोगे नहीं सर, पता नहीं, शायद ना जिंदा बचें। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है इस स्टेप को क्या करता है, बहुत फास्ट कर देता है, लगभग 10 लाख गुना तेज कर देता है। किसको? CO2 मेटाबॉलिज्म से निकला और H2O ने पकड़ा और H प्लस SCO3 माइनस बना, और इसी HCO3 माइनस को जो क्या किया, हमारे RBC ने इनटेक कर लिया और इनटेक करके हमारे लंग्स तक लेते आए। तो इसी स्टेप को बढ़ाने के लिए, फास्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, अच्छी बात है। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या होता है कि इसका जो एक्टिव साइट है बच्चे लोग, इसका एक्टिव साइट होता है Zn+2। क्या होता है इसका एक्टिव साइट? तो इसका एक्टिव साइट है Zn+2, जिंक+2। जिंक+2 के बारे में एक बात जानिए, थोड़ा सा सीख जाइए पहले कि जिंक+2 की अपनी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है कि जिंक+2 क्या करता है, हैलोजन के साथ बाइंड होता है। तो सबसे ज़्यादा ये बाइंड होता है F- के साथ, फिर Cl- के साथ, फिर Br- के साथ और फिर I- के साथ। लेकिन ये Zn+2 होता है फ्री। अगर फ्री Zn+2 होगा तो वो सबसे ज़्यादा बाइंड होगा F- के साथ, फिर Cl- के साथ, फिर Br- के साथ और फिर I- के साथ। लेकिन अगर यही जिंक+2 एंजाइम वाला हो, एंजाइमेटिक Zn+2 हो, तो ये एंजाइमेटिक Zn+2 जो होगा पहले पकड़ेगा I- को, फिर Br-, फिर Cl- और फिर F-। तो ये एंजाइमेटिक Zn+2 का जो ये क्या हो गया, रेट हो गया किसका, बाइंडिंग का। एक बात और आपको जानना चाहिए कि जो एंजाइमेटिक Zn+2 होता है बच्चा लोग, ये क्या होता है, ये ना सॉफ्ट नेचर का होता है, ये सॉफ्ट बिहेवियर का होता है। एंजाइम के अंदर जाके जिंक+2 क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, जबकि जो फ्री जिंक+2 होता है ये सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात करते हैं Zn+2। अब हम बारी आ गई इसके स्ट्रक्चर बनाने की। ठीक है, कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का स्ट्रक्चर कैसा बने। देखिए, नाम से तुमको तो पता ही नहीं चल रहा है, कार्बोनिक लग रहा है भैया, कार्बन होगा। एनहाइड्रेज, चलिए एनहाइड्रेज से तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन कार्बोनिक से तो कार्बन की फीलिंग आ रही है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसके सेंटर में है Zn+2। इसके सेंटर से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं जो हिस्टिडीन प्रोटीन के वाले हैं। देखिए ये N है, ये हिस्टिडीन प्रोटीन का फेस है। हिस्टिडीन प्रोटीन के जो नाइट्रोजन फेस है वो एज ए लिगेंड काम कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए, इन हिस्टिडीन का जो नाइट्रोजन साइट होगा वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और साथ में यहाँ पर है H2O। गौर से देखिए, साथ में क्या कहे यहाँ पर, तो यहाँ पर साथ में H2O है। यही हो गया आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस तरह से वर्क करता नहीं है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज वर्क करने के लिए क्या करता है, अपना H+ छोड़ देता है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज अपना क्या करता है, H+ छोड़ देता है। जब H+ छोड़ता है तो ये ऐसा हो जाता है, N हिस्टिडीन, N हिस्टिडीन, N हिस्टिडीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे OH। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया। गौर से देखिए, इसके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये जिंक जो होता है, जिंक अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। ठीक है, ये जिंक अपने ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में क्या है, फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका काम करने वाला है। देखिए, अब हमें एक सर्कल बनाना है। आप आराम से ऐसे कर दीजिए, एक छोटा सा, हाँ, कैसे डॉट ये कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। देखिए, मैंने आपको बोला कि ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये जो है जिंक, ये O, ये H, ये N हिस्टिडीन, ये N हिस्टिडीन, ये N हिस्टिडीन, ये तीनों हिस्टिडीन का पार्ट है। ठीक है, ये नाइट्रोजन जो हिस्टिडीन का पार्ट है, आप इसको एज इट इज समझेंगे। देखिए, इसके सामने आता है CO2। गौर से देखिए, यानी यही जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या कर रहा है, जैसे ये घूमते फिरते पहुंचा तो मेटाबॉलिज्म के बाहर आपको CO2 टकरा गया। बोले, और CO2 भैया बताइए कहाँ चल रहे हैं। तो CO2 बोला कि भाई हमको तो जाना लंग्स में, लेकिन प्रॉब्लम है यार कि इतना स्लो जा रहे हैं कि यार मालिक मर जाएगा। तो ये बोला, अच्छा एक काम करते हैं, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इसने क्या किया, इसके लोन पेयर ने फटाक से इस पर अटैक कर दिया। गौर से देखिए, जैसे इस पर अटैक किया तो ये बॉन्ड खुल गया। अब जब ये बॉन्ड खुल गया तो हुआ क्या, तो हुआ ऐसा कुछ, कुछ ऐसा हुआ। गौर से देखिए, जिंक, ये O, ये H, ये C
ये ओ, क्योंकि भैया अगर नीचे बॉन्ड खुल सकता तो ऊपर भी तो खुल सकता था ना। इसका मतलब इसको ऐसे बना दीजिए आप, ताकि दिखे कि हाँ एक इंटरमीडिएट टाइप से बन गया। और बाकी नीचे में एन हिस्टिडीन 3 लगे हुए, इससे तो कोई शक नहीं है। ये जो है एन हिस्टिडीन नीचे 3 लगे हुए हैं। ओके, अब सवाल उठता है कि देखो ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो इसके बीच कोई बॉन्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन है जिनसे जुड़ा हुआ है, इसके बीच कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है बच्चा लोग, नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाता ना। तो उसी टाइम में क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन थे इन्होंने अपने दोनों कैप से जिंक पर अटैक किया और ये बोला कि भैया तुम जाओ यहाँ से, ठीक है, तुम हटो यहाँ, तुमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब तुम बॉन्ड बना ही नहीं रहे तो फिर तुम रह के क्या करोगे। तो वो बोला कि हाँ ठीक है, जब हम बॉन्ड बना ही नहीं रहे तो फिर इससे जुड़ के क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर नहीं रहे, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर नहीं रहे हैं। तो ये जिंक ने क्या किया, ओ को हटा दिया। अब हुआ क्या, तो हुआ ऐसा, देखिए क्या हुआ, ये रहा जिंक, इससे दोनों ये कैप वाले ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया और उसके ऊपर छोड़ा सी और सी पे छोड़ दिया ओ, और कौन, ओ से एच। आप बोलोगे सर बेईमानी मत कीजिए सर, आप तो कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रखे हो। बोले हाँ भाई, ये तो पार्शियल बॉन्ड था ना, वो पार्शियल बॉन्ड अभी घूम रहा है। ये देखो तो यहाँ पार्शियल बॉन्ड है ना, तो ये पार्शियल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको घूम रहा है, जो चौथे बॉन्ड की कमी को पूरा कर रहा है। देखिए चलिए, उसके अलावा कौन है, एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन, यही है ना। और चलिए अब क्या हुआ कि इसको हमने क्या दे दिया, इसको हमने बोला कि भैया वाटर ले लो, HCO3 माइनस दे दो, ठीक है, वो जो गाना था ना, जूते ले लो पैसे दे दो, तो वैसे ही H2O ले लो, HCO3 माइनस दे दो। तो ये बोला ठीक है भाई, ले जाओ अपना अपना। तो यहाँ पर ऐसे टाइम क्या हुआ, H2O की एंट्री होती है, ठीक है, और उसी टाइम में क्या हुआ, गौर से देखिए, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो सारा इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। एकदम आराम से समझिए बच्चों लोग, मैंने क्या बोला कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जैसे ही टूट के इस बॉन्ड पे जाएगा, वैसे ये डबल बॉन्ड का जितना देख रहे हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर था वो सारा इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया सारा। देखिए ये सारा इधर शिफ्ट हो गया, और जब इधर शिफ्ट हुआ तो ये जो पहले से बॉन्ड बना इसको टूट गया, ये इधर आ गया, और सारा माइनस क्या हो गया, इसके ऊपर आ गया। अब उसी टाइम में क्या हुआ कि इस H2O ने बोला कि भैया हम ये क्यों भूल गए, ये लो, ये जेडन से 3 एन हिस्टिडीन लगे रह गए, और क्या हो गया, ये पूरा HCO3 में देखिए ना, H देखो HOC डबल बॉन्ड O माइनस, देखो क्या हटा यहाँ पर, देखो C डबल बॉन्ड O, ये देखो सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ऊपर देखो OH। तो ये पूरा का पूरा HCO3 माइनस यहाँ से हट गया, और यहाँ क्या हो गया, देखो H2O आया, तो H2O अगर आ गया तो हमने क्या किया, OH वापस से वही बना दिया, देखो। लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसी बीच में हमने क्या किया कि हमने बोला कि भैया तुम रिएक्शन ले जा रहे, काम करो CO2 लेते जाओ अपना, तभी तो तुम रिएक्शन करोगे ना। CO2 दे दिया अगला वाला, ये फिर से पहुंच गया कहाँ, ये फिर से पहुंच गया वही लंग्स के पास, तो ये CO2 लिया और क्या किया, H+ अपना छोड़ दिया। देखो अब बोलो तो बना यही चीज़, देखो तो ये यहाँ बना और CO2 देखो इसको मिल गया, तो ये पूरा क्या हो गया, आपका एक सर्कल हो गया, पूरा एक साइकिल बन गया, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का साइकिल है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये देखो ये O था, इसने C पर अटैक किया, बॉन्ड को तोड़ा, एक इंटरमीडिएट बना। जब ये इंटरमीडिएट बन गया तो इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या हुआ कि ये जो कैप था, ये तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नहीं, क्योंकि कोई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इन दोनों कैप ने क्या किया, जाके वो जिंक से जुड़ गए, देखिए, और OH को क्या किया, अपने सर पे बिठा लिया, ऊपर उठा लिया, देखो तो OH आ गया ऊपर। अब उसी टाइम में क्या हुआ, हमने क्या किया, H2O की एंट्री करवाई और HCO3 माइनस को बाहर निकाला। कैसे निकला HCO3 माइनस, ये बॉन्ड टूट के यहाँ देखो डबल बॉन्ड, ये पूरा शिफ्ट इधर O माइनस, और ये बॉन्ड टूट गया, और ये OH के साथ ये रह गया और ये अलग हो गया, देखो OH C डबल बॉन्ड O माइनस, देखो OH C डबल बॉन्ड O माइनस। और उसी टाइम में क्या हुआ, चूंकि H2O की एंट्री हो चुकी है, तो H2O आया, HCO3 माइनस गया, तो HCO3 निकल गया और H2O की एंट्री हो गई। देखिए हमने H2O OH2 को ऐसे जोड़ दिया इसके ऊपर, लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने बोला कि चलो भैया H+ निकलो यहाँ से, तो ये यहाँ पहुँचा, और चूंकि आगे की खुराक के लिए हमने क्या दे दिया, इसको CO2 दे दिया, और ये प्रोसेस क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये तरीका होता है जहाँ पर कि एक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो CO2 को ले जाके क्या करता है, HCO3 माइनस में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। आई बात समझ में। तो इस तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में आपने पढ़ा, नोट कीजिए इसको। इसमें एक बात और जानिए, ये जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये सिंगल प्रोटीन यूनिट होता है जिसमें 260 एमिनो एसिड्स होते हैं। याद रखिए ये सिंगल प्रोटीन यूनिट है, सिंगल प्रोटीन यूनिट जिसमें 260 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। याद रखिए एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। ये क्या है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए? देखिए डियर स्टूडेंट, ये जितने भी हैं ये सारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। देखिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए जो होता है ये क्या होता है ना, ये पैनक्रियाज में पाए जाने वाला एंजाइम है। अब आप पूछोगे सर पैनक्रियाज क्या होता है? भैया जिसको अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देख भाई, ये जैसे यहाँ पर हमारा क्या होता है, बड़ी आंत होती है, यहाँ छोटी आंत होती है, और बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में जो होता है ना पैनक्रियाज होता है, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोगों ने अगर चिकन खाया होगा तो चिकन में ना आप लोगों ने चिकन की पैनक्रियाज खाए होंगे इस तरह से, देखो ऐसे होता है, ये देखो आपने ऐसा पैनक्रियाज खाया होगा चिकन का। मतलब अगर कोई आपने चिकन खाते हो, अगर नहीं खाते तो सॉरी, ये एग्जांपल नहीं देना चाहिए मुझे, लेकिन अगर आपने चिकन खाया होगा तो चिकन में ऐसा होता है पैनक्रियाज, जो खाने में थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, रबर टाइप का लगता है, थोड़ा अलग टेस्ट होता है इसका, ठीक है। तो इसके ऊपर चर्बी लगी होती है, जो फैट का लेयर होता है, तो लोग इसको पकाते हैं, तो ये खाते हैं लोग इसको। तो ये जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, ये पैनक्रियाज मतलब हर एक जानवर में होता है, इंसान में भी होता है। तो अगर इस पैनक्रियाज की बात करें तो इस पैनक्रियाज में पाया जाता है आपको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, ठीक है। इस पैनक्रियाज में क्या पाया जाता है? तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। अब इसकी खासियत क्या होती है? देख भाई मेरे, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे खाने से क्या होता है, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ये एमिनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। पता है ना आपको कि एमिनो एसिड के जुड़ने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये देखिए, ये जो एमिनो एसिड है, ये देखो, ये जो एमिनो एसिड है, आपको पता है ना कि ये एमिनो एसिड से क्या होता है, इस तरह से H2O निकलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये एमिनो एसिड क्या करता है, इस तरह से H2O निकालता है। जब एमिनो एसिड्स इस तरह से H2O निकालते हैं तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है NH CH R C डबल बॉन्ड O NH CH R C डबल बॉन्ड O NH CH R C डबल बॉन्ड O। देखो भाई, यही है हमारा प्रोटीन। ये क्या हो गया, हमारी बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मतलब आप देखते हैं हमारी बॉडी में जो मसल्स बनते हैं, वो जो मसल्स बनाने में इन प्रोटीन्स का ही योगदान होता है कि हमारे मसल्स जो होते हैं वो बन के रेडी होते हैं। आपको पता है प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोटीन। जो 1 डिग्री प्रोटीन होता है वो प्लेनर होता है, 2 डिग्री जो होता है थोड़ा बल्की होता है, 3 डिग्री और बल्की होता है। जितने भी अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन को गर्म कर दें तो प्रोटीन के जो 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सूख जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं, और बच जाता है क्या, हमारा सिर्फ 1 डिग्री प्रोटीन बच जाता है। जितने भी डब्बे होते हैं, डब्बे वाले जो प्रोटीन आप खाते हैं उसमें सिर्फ 1 डिग्री प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो वो फ़ायदेमंद नहीं होता है। प्रोटीन अगर चाहिए तो आपको नॉर्मल जो खाना हो तो उसको खाइए, उससे जो प्रोटीन मिलेगा वो प्रोटीन आपको तीनों तरह के प्रोटीन मिलेंगे। कच्चे फलों से प्रोटीन, जो आपको फलों से जो प्रोटीन मिलता है वो तीनों तरह के प्रोटीन मिलते हैं। जबकि पास्चुराइज प्रोटीन पे जाओगे तो वहाँ पर आपको 2 तरह के प्रोटीन बिल्कुल मर जाते हैं, गर्म करने से प्रोटीन खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 1 डिग्री प्रोटीन आपको बचता है, ठीक है। इवन कि जब अंडे को बॉयल आप करते हैं तो अंडे को बॉयल करने से जो प्रोटीन होता है उसका 1 डिग्री प्रोटीन बचता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री प्रोटीन क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं ज़्यादा बॉयल करने से। तो खैर छोड़िए, तो ये रहा हमारा प्रोटीन। आपको पता है ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना, ये वाला, इसको क्या कहा गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना इसको क्या कहा गया, क्या कहा गया, क्या कहा गया, इनको कहा जाता है पेप्टाइड, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच जब बॉन्ड बना एमिनो एसिड के जोड़ने से, जब वाटर निकला तो ये जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना, देख रहे हैं, ये सब क्या कहलाए, ये कहलाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब चूंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड है तो अब पेप्टाइड बॉन्ड को ऐसा क्या दिया गया कि ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ा जा सके। सोचो, अब भैया आप जिम जाते हो, है ना, सभी लोग जाते होंगे जिम। जब जिम जाते हो तो आप एक्सरसाइज करते हो, तो क्या करते हो, असल में जो पुरानी आपकी जो मसल्स होती हैं उसको पहले आप ब्रेक करते हो, पहले उन मसल्स को क्या करते हो, तोड़ते हो, उसके बाद फिर आप नई मसल्स बनाते हो। तब तो देखते हो ना, बिल्कुल अंडे गोले और आलू निकल जाता है हाथों पे, ठीक है। तो होता क्या है कि हम पहले मसल्स को पहले तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर हम लोग मसल्स बनाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि गाय के मसल्स बिल्कुल तगड़े वाले नहीं देखे होंगे? क्या अभी आपने देखा है कि जो अब जिन जानवरों को हम बांध के रखते हैं, कभी रैबिट्स के मसल आए नहीं आते हैं? मसल्स किसके आते हैं? घोड़े के मसल्स आते हैं, चीता के मसल्स आते हैं, लायंस के मसल आते हैं, क्योंकि वो दौड़ते हैं,
ठीक है, वो अपनी रेगुलरली वो अपने क्या करते हैं, अपने मसल्स को ब्रेक करते हैं और न्यू मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए उनके जो मसल्स होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं। तो कहने का मतलब हम भी अगर जिम करते हैं तो जिम करने पे सबसे पहले क्या होता है, ये मसल्स हमारे ब्रेक होते हैं, तभी तो हमें दर्द होता है स्टार्टिंग में, जब हम जिम जाते हैं बड़ी दर्द होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने पहले मसल्स को ब्रेक करते हैं, फिर से मसल्स को बनाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये कि जो मसल्स को तोड़ने का काम कौन करता है, तो मसल्स को तोड़ने का काम यही करता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कौन करता है, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, ये क्या करता है, इसको तोड़ने का काम करता है। जब ये इसको देंगे हम इस तरह से, तो ये क्या करेगा ना, प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। गौर से देखिए, ये प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। हम ये नहीं बोलते कि कंप्लीटली ब्रेक कर देगा, कंप्लीटली नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इसको पार्सली क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। देखिए ये जैसे था उसको वहीं पहुंचा दिया। आप बोलोगे सर फिर ऐसा आप इम्यूनो एसिड को जोड़े ही क्यों, भैया हम कर रहे हैं क्या, नहीं बताओ, हम कर रहे हैं कि हमें हमारी गलती है कि भैया आप भले एमिनो एसिड को जोड़ते हो फिर तोड़ते हो, क्या कर रहे हो। तो भैया हम थोड़ी कर रहे हैं, एमिनो एसिड तो बॉडी में जुड़ने से आपके प्रोटीन बना ही, उस प्रोटीन को तोड़ने का काम ये करता है। कौन, कार्बोक्सी पेप्टाइड। इस पर ध्यान मत दीजिए, ये जो प्रोटीन आपका बना था, बस मुझे बताना था कि प्रोटीन को कैसे बनाया जाता है। ये प्रोटीन को जोड़ा हमने, क्या कि एमिनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाया और प्रोटीन को दिया हमने कार्बोक्सी पेप्टाइड, जिससे ये ब्रेक कर गया। देखिए ये पार्ट में ब्रेक कर गया। अब इस तरह से जो एमिनो एसिड बना, इसको बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया यहाँ पर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, यानी कि आपकी बॉडी में आपके जो मसल्स हैं प्रोटीन है, उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। तो चलिए सबसे पहले हम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के स्ट्रक्चर को देखते कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का स्ट्रक्चर होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसके सेंटर में होता है जिंक 2+। ठीक है, क्या होता है इसको, जिंक 2+। ठीक है, इससे जुड़े होते हैं 2 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल, हिस्टिडीन रेसिड्यू कह सकते हैं आप, क्योंकि हिस्टिडीन तो बहुत लंबा चेन होता है ना। ठीक है, तो इससे 2 हिस्टिडीन क्या होते हैं, इस तरह जुड़े होते हैं। यहाँ ऐसे आपको ऐसे बनाना, इधर दीजिए और यहाँ सिंगल रखिए और इस नाइट्रोजन में हाइड्रोजन लगा दीजिए और यहाँ कार्बन चेन इस तरह दे दीजिए आपके, भैया ये लॉन्ग कार्बन चेन है, वो कितना बड़ा बनना है वो जाने। एक और दीजिए ऐसे ही, देखिए एक और हिस्टिडीन रेसिड्यू, यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसमें भी क्या हो गया, कार्बन चेन हो गया। इसमें से एक होता है आपको 69 हिस्टिडीन रेसिड्यू और दूसरा होता है 196 हिस्टिडीन रेसिड्यू। ओके, इसके अलावा इसमें एक ग्लूटामिक एसिड का पोर्शन जुड़ा होता है। देखा आपको, जैसे ग्लूटामिक एसिड है, मान लो कि ये OH हो गया और इसमें ग्लूटामिक एसिड का चेन लगा हुआ है, चलो इससे मतलब नहीं है, आप इसका H+ हटाओ। तो सबसे पहले जैसे एसिटिक एसिड से H+ हटाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एसीटेट हो जाता है, वैसे ही ग्लूटामिक एसिड से H+ हटाते एक साथ वो क्या हो गया, ग्लूटामेट हो गया। क्या हो गया, ग्लूटामेट हो गया। और अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना गोल गोल ऐसे, है ना, तो आप इसको ये दोनों इसको जिंक को दे दीजिए, इसके साथ जिंक का बॉन्ड बना दीजिए। कैसे बॉन्ड बनेगा भाई, तो देखो इसके साथ जिंक ने बॉन्ड बना लिया, ये देखो ऐसे ऐसे, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बीच में घूमता रहा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी का भी तो सवाल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में घूमता रहेगा। तो ये क्या हो गया, ग्लूटामेट, और चूंकि ग्लूटामेट का पार्ट इससे जुड़ गया, ये पूरा पीछे बचा रह गया, इसको हम बोलेंगे ग्लूटामेट रेसिड्यू। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूटामेट रेसिड्यू। अब समझिए बात को कि ये जिंक +2 था, जिंक +2 से हिस्टिडीन जुड़े 169 और हिस्टिडीन 196 रेसिड्यू। ठीक है, इसका देखिए ढेर सारा जो कार्बन पार्ट है नीचे रह गया चेन, इसका जो चेन पार्ट है नीचे रह गया, इसका जो चेन पार्ट है नीचे रह गया, सब आपस में मिल जाएंगे और मिल के एक प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो एक प्रोटीन चेन का एक लेयर बनाता है, जो इलिप्स की तरह दिखेगा, अंडे की तरह दिखेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, सारे प्रोटीन चेन मिलके एक लेयर बना लेते हैं ऐसे, ये घूम घूम के। ठीक है, तो ये जो लेयर बनता है, ये क्या हो, जो प्रोटीन का चेन है, सिंगल प्रोटीन चेन होता है इसमें। तो सिंगल प्रोटीन चेन आपको इसमें कितने होते हैं, 307 अमीनो एसिड होते हैं इसमें। कितने अमीनो एसिड होते हैं, 307 अमीनो एसिड। तो ये सिंगल प्रोटीन चेन का आपको इस तरह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो बना है, ये किसकी तरह, तो ये इलिप्टिकल है, अंडे की तरह।
इसके अलावा जिंक प्लस 2 में एक वाटर का भी मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। इस तरह देखिए, जो जिंक प्लस 2 इसमें क्या हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, और यही हो गया हमारा क्या, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो क्या करता है, हमारी बॉडी के प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए, देख रहे हैं, पेनक्रियाज में मौजूद होता है, प्रोटीन को तोड़ता है, एमिनो एसिड बनाता है। स्ट्रक्चर को दोबारा देखिए, जिंक प्लस 2 है, इससे एक आपको ग्लूटामिक एसिड का रेसिड्यू जुड़ा हुआ है, तो नाम हो गया ग्लूटामिक रेसिड्यू। इसमें जो हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन का रेसिड्यू, ये भी हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन रेसिड्यू, एक हो गया 69 हिस्टिडीन रेसिड्यू, और एक हो गया 196 हिस्टिडीन रेसिड्यू। और इसके जो रेसिड्यू पार्ट है, जो कार्बन चेन है, वो सब मिलके क्या बना लिया, एक प्रोटीन का एक चेन बना लिया। ठीक है, इस तरह से, जिसमें टोटल कितने हो गए, 307 एमिनो एसिड होते हैं, 307 एमिनो एसिड। अब एक और बड़ा सवाल ये है कि ये जो H2O है, इसके बीच में जिंक 2+ है। ये जिंक प्लस 2 कहाँ पर है, तो ये जिंक प्लस 2 है एक्टिव साइट पे। कहाँ पर है, एक्टिव साइट पे। इस जिंक प्लस 2 को चाहें तो कोबाल्ट 2+ से रिप्लेस किया जा सकता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इस लाइन को ध्यान से सुनिए, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो जिंक प्लस 2 है, अगर जिंक प्लस 2 को कोबाल्ट 2+ से हम क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, तो इसके कैटालिटिक प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं आएगा, इंटैक्ट रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। मतलब ये है कि जिंक प्लस 2 को हम कोबाल्ट प्लस 2 से रिप्लेस कर दें, मतलब ठीक है, इकोनॉमिकली सोचते हुए अगर जिंक प्लस 2 को हम कोबाल्ट प्लस 2 से अगर रिप्लेस कर देते हैं, तो इससे इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेडिसिनल जब यूज़ होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती है, और यहाँ इतनी बड़ी चीज़ बिना किसी चेंज के हो गई। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि जिंक प्लस 2 को कोबाल्ट प्लस 2 से हम रिप्लेस कर देंगे, तो इससे इसकी प्रॉपर्टी पे, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं आएगा, और ये रिमेन हमारी बॉडी के प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए नोट कीजिए इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। एक नया टॉपिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये, सच में इसको सीख गए तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, और आप मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेशन दीजिए, मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन दूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अच्छी फैकल्टीज नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बातें करते रह जाते हैं। पूरा JRF का लोग पेपर क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में वो समझ नहीं पाते कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअल में हुआ क्या। मैं आपको इतना तोड़ के बताऊंगा नाइट्रोजन फिक्सेशन को कि एक एक उसकी जो, जैसे प्याज की परतें होती है ना, ऐसे तो प्याज बहुत महंगा हो रखा है, लेकिन जो प्याज की परतें होती है, उस परतों की तरह मैं छील के दिखाऊंगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है क्या। एक एक बात आपको बिल्कुल बच्चों की ABCD की तरह आपको लगेगी। और चूंकि आप यहाँ तक आए हैं तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए इस लेक्चर को, और देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे मैं आपको चुटकियों में समझा देता हूँ। इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत है वो आपको समझने के बाद पता चलेगा। देखिए डियर स्टूडेंट, जहाँ तक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की जाएगी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, तो नाइट्रोजन को फिक्स कर देना NH3 में। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज क्या किया जाता है, तो हम यहाँ यूज करते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है कि N2 को NH3 में क्या करता है, फिक्स कर देता है। लेकिन बच्चा, सवाल तो ये उठता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता किस में है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो तो जो दलहन पौधे होते हैं उनमें होता है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ये तो दलहन पौधों में होता है। देखिए, जैसे कि ये हम बनाते हैं इस तरह से पत्तियाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये कोई पेड़ है, मतलब पौधा है दलहन का, ये इसका जड़ है। देखिए, इसके जड़ में जो ये गांठें होती हैं, जो नोड्यूल्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, रूट नोड्यूल्स, ये जो जड़ों में जो गांठें होती है, इन्हीं में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और अमोनिया जो होता है इसका न्यूट्रिएंट्स बनके इन्हीं नोड्यूल्स में जमा होता है। एकदम ध्यान सुनिए, मैंने बोला कि ये दलहन पौधे हैं, इन दलहन पौधों में क्या हुआ कि ये जो इसकी जो नोड्यूल्स हैं, रूट नोड्यूल्स को क्या कहता है, रूट नोड्यूल, रूट मतलब जड़, नोड्यूल मतलब इसके अंदर की जो गांठें हैं, तो रूट नोड्यूल्स में ही नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, इसमें हेल्प कौन करता है, इसमें हेल्प करता है नाइट्रोजनेज एंजाइम। कौन हेल्प करता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम। अच्छा समझिए, नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होते हैं वो टाइप कितने होते हैं, तो नाइट्रोजन एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। एकदम ध्यान दीजिए, देखिए नाइट्रोजनेज एंजाइम 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला टाइप कौन है, तो इसका सबसे पहला टाइप है आपको आयरन नाइट्रोजनेज, दूसरा वेनेडियम वेनेडियम नाइट्रोजनेज, और तीसरा मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज। ये
हमारे पास 3 पार्ट है, ठीक है, आयरन नाइट्रोजनेज, वेनेडियम नाइट्रोजनेज और मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज, ठीक है, ये 3 पार्ट हमारे पास सबसे पहले। अब ये जो 3 पार्ट है इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये जो आयरन नाइट्रोजनेज है इनको देखा गया कि भैया ये आयरन प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, जो छोटा सा प्रोटीन होता है, जो छोटा स्ट्रक्चर होता है आयरन प्रोटीन, ये क्या हो गया एफी प्रोटीन के फॉर्म में, यहाँ पर एफी नाइट्रोजन को पाया जाएगा। लेकिन बाकी के जो तीनों होते हैं वो पाए जाते हैं एम एफी कोफैक्टर के फॉर्म में। क्या पाए जाते हैं? एम एफी कोफैक्टर। इन एम एफी कोफैक्टर में एम का मतलब आयरन हो सकता है, एम का मतलब वेनेडियम हो सकता है और एम का मतलब नाइट्रोजनेज हो सकता है। लेकिन भैया मेरे इनमें जो होता है ना ये आयरन एफी, ये एफी देखो एम के बदले एफी रखेंगे, एफी कोफैक्टर, ये रेयर होता है। वेनेडियम एफी कोफैक्टर ये भी रेयर होता है। तो पाया क्या जाता है? तो MO FE कोफैक्टर ये पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता, ये रेयर होता है, इसको भूल जाओ। इसकी बात करो, ये पाया जाता है हर जगह। एकदम रिलैक्स, शांत हो जाइए। देखिए मैं क्या सिखा रहा हूँ। मैंने बोला कि नाइट्रोजन को लेके आए NH3 में, NH3 में लाने के लिए हमने यूज किया नाइट्रोजनेज एंजाइम। क्या बोला मैंने? नाइट्रोजनेज एंजाइम यूज किया। अब ये नाइट्रोजन एंजाइम जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? आयरन नाइट्रोजनेज, वेनेडियम नाइट्रोजनेज और मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज। इसमें जो आयरन नाइट्रोजनेज उसको क्लियरली अब बाहर निकाल लीजिए एफी प्रोटीन में। क्या निकाल लीजिए? एफी प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं पी क्लस्टर। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? बहुत प्यार से समझिए, इसको क्या बोलते हैं? पी क्लस्टर। जबकि इसके अलावा एक और होता है प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं एम एफ ई कोफैक्टर। अब ये एम एफ ई कोफैक्टर क्या होता है? तो ये एफ ई कोफैक्टर हो सकता है, वी एफ ई कोफैक्टर हो सकता है और एमओ एफ ई कोफैक्टर। देखो ना, एफ ई को रहने दो, एम के बदले इसको एक एक करके रख दो। जब m के बदले एफ रखते हैं, जब m के बदले v रखते हैं, तो ये जो बनता है एफ ई कोफैक्टर, वी एफ ई कोफैक्टर, ये नहीं मिलते, ये रेयर है, बिल्कुल रेयर है। तो मिलता कौन है? तो ये मिलता है में MO FE कोफैक्टर। यही सारा खेल करता है, ठीक है, इसी का सारा खेल किया हुआ है। ओके चलिए, तो हमने बोला कि भैया जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसका जो प्रॉपर वर्किंग सिस्टम वो ये है कि आयरन प्रोटीन और कौन? मोलिब्डेनम, आपको आयरन कोफैक्टर, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए सीखिए क्या होता है। सबसे पहले होता है हमारा एक फेरोडॉक्सिन और फ्लेवरोडॉक्सिन, ये 2 होते हैं। फेरोडॉक्सिन और फ्लेवोडॉक्सिन ये 2 होते हैं। भैया ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। बोले कि लो जा इलेक्ट्रॉन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये फेरोडॉक्सिन और फ्लेवोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास? तो एफी प्रोटीन के पास। एफी प्रोटीन बोला अच्छा हम क्या करेंगे? एफी प्रोटीन ने कोफैक्टर को बोला, मोलिब्डेनम एफी कोफैक्टर बोला भैया तुम ले लो। तो कोफैक्टर ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस कोफैक्टर ने क्या किया? इस नाइट्रोजन के पास कुदा दिया, इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दिया, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब नाइट्रोजन बेचारा उसके कैसे लेके जाए आगे? ये जो अकेला नाइट्रोजन है ये कैसे लेके जा सकता है? NH3 में कैसे बदलेगा? तो इसकी हेल्प करने के लिए आता है ADP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, उस इलेक्ट्रॉन को यूज करके उस नाइट्रोजन को तोड़ के अमोनिया बना देता है और बेचारा खुद ADP बन जाता है ATP से। समझिए प्रोसेस को। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास सबसे पहले कंपाउंड है। कौन है कंपाउंड? फेरोडॉक्सिन और कौन? फ्लेवोडॉक्सिन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को देना शुरू किया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया आयरन प्रोटीन को। बोला भैया आयरन प्रोटीन लो इलेक्ट्रॉन पकड़ो। आयरन प्रोटीन थोड़ी देर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा। ये बोला मोलिब्डेनम एफी कोफैक्टर को बोला कि भैया अब तुम पकड़ो इलेक्ट्रॉन। तो मोलिब्डेनम आयरन कोफैक्टर ने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया। अब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिया N2 को। लेकिन N2 बोला कि भैया हम इलेक्ट्रॉन लेके कैसे काम कर सकते हैं, हम रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो बोला कि काम करो ATP ले लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको मिला, इसके साथ H+ भी मिला उसको, और क्या किया? ये N2 बदल गया कहाँ? NH3 में। लेकिन जो ATP था अब वो बन गया ADP, ठीक है, यानी कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था अब वो बन गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक कम गया। और इस तरह से ये जो NH3 बना ये इनकी जड़ों में क्या होता है? तो आपको न्यूट्रिएंट्स बनकर जमा होता है। आई बात समझ में?
चलिए फिर से सुनिए, फेरोडॉक्सिन, फ्लेवोडॉक्सिन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, आयरन प्रोटीन के पास आया, आयरन प्रोटीन ने इलेक्ट्रॉन मोलिब्डेनम आयरन कोफैक्टर को दिया, और उसने फिर क्या किया, N2 को दिया, N2 ने ATP की हेल्प ली, और ATP की हेल्प से उसने NH3 बना दिया, और साथ में क्या बना दिया, ADP बनाया। हमें ATP से कोई मतलब नहीं है। और ये जो NH3 है, ये फिक्सेशन होके क्या हो गया, इनकी जड़ों में NH3 के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या करने के लिए, तो आपको न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, ठीक है। इसलिए जो जितनी भी दलहन फसल होते हैं उसको हम लोग कभी उखाड़ते नहीं हैं, उस पर ट्रैक्टर चलवा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, गौर से देखो, मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजनेज एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन, आयरन नाइट्रोजनेज, वेनेडियम नाइट्रोजनेज और मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज। इसमें से आयरन नाइट्रोजनेज हमारा कहलाया Fe प्रोटीन, ठीक है, P क्लस्टर, ये सब बड़े रेयर हैं। उसके बाद जो हमारा MFE कोफैक्टर है, M के बदले आयरन मत लीजिए, वेनेडियम मत लीजिए, मोलिब्डेनम ले लीजिए। इसमें क्या होगा, मोलिब्डेनम Fe कोफैक्टर बनता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से N2 के पास जाता है, और N2 क्या करता है, NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को 2 तरीके से करवाया जा सकता है। रिलैक्स रहिए, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 तरीके से करवाया जाता है। हम एक ही तरीका पढ़ेंगे, बस आपको हम जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दे रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसको 2 तरीके से हम करवा सकते हैं। हम पढ़ेंगे एक ही, डोंट वरी, दूसरा तरीका नहीं पढ़ेंगे। एक प्रोसेस है इन विवो प्रोसेस, जान जाइए आप, नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। इन विवो प्रोसेस, इन विवो प्रोसेस का मतलब हो गया कि जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, वो है नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि इन क्या प्लांट्स, ठीक है। ये जो प्लांट्स में जो होता है, जो दलहन पौधे होते हैं ना, ठीक है ना, तो दलहन पौधों में जो होता है इन विवो प्रोसेस, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल प्रोसेस, जो कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कौन, इन विट्रो प्रोसेस। इन विट्रो प्रोसेस का मतलब हो गया आर्टिफिशियल प्रोसेस, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल प्रोसेस कहाँ होता है, चलिए ये तो खैर जैसे पौधों में, दलहन पौधों में होता है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपको, एग्जाम्पल हैबर प्रोसेस, ये हैबर प्रोसेस, जैसे कि मान लिया हमें N2 + 3s2 को मिला के हमें क्या बनाना हो, 2NH3 बनाना हो, तो यहाँ भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा के हमें से अमोनिया में लेके आना होता है। यहाँ भी कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, FeMO कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और नाइट्रोजन को कहाँ लेके चले जाते हैं, NH3 में। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा होता है, ये हमारा इन विट्रो प्रोसेस है। इस प्रोसेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बस जान जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, और कोई बात नहीं है। देखिए, ये ठंड के मौसम में बोर्ड साफ़ नहीं होता आजकल, बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसे गर्मियों के मौसम में देखेंगे तो आपको लग रहा है सर ठंड का मौसम। देखिए, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हुआ, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इन विवो प्रोसेस यूज़ किया है, ओके। देखिए, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है दलहन पौधों में, इसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो दलहन पौधे होते हैं उनको साइंटिफिक भाषा में क्या कहा जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। कहाँ क्या कहा जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। चलिए हटाइए इस बात को। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसके लिए क्या जरूरी होता है भाई, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम। क्या जरूरी होते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम। अब ये नाइट्रोजनेज एंजाइम पाए कहाँ जाते हैं, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम पाए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे लोग ये नाइट्रोजनेज एंजाइम 2 जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें, एक पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा पाया जाता है बैक्टीरियाज में, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में। आपको सोचोगे सर ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, तो आपने वो देखा है जहाँ पानी, कीचड़ वाला पानी जमा हो जाता है, उसके ऊपर एक हरे रंग का लेयर जमा हो जाता है, दैट्स कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। देखा है ना कि हाँ, मतलब घर के आसपास देखते होंगे पानी का, जहाँ बहुत दिन से खुला हुआ है पानी, ऐसे ही रुका हुआ है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक हरे रंग की, वो पौधे नहीं, वो बड़े वाले पौधे नहीं, पौधे की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल एक छोटे, बिल्कुल एक लेयर आ जाता है ग्रीन कलर का। आप लिखना ना ब्लू ग्रीन एल्गी, गूगल पे सर्च करना तो आपको दिख जाएगा। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है, और यहाँ क्या होता है, बैक्टीरिया में होता है। हमें ब्लू ग्रीन एल्गी से कोई लेना देना नहीं है अभी, हमें बैक्टीरिया से मतलब है फिलहाल। अब ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो मेन बैक्टीरिया जो होता है इसमें, इस मेन बैक्टीरिया का नाम होता है राइबोसोम
लेग्यूमिनोसीरम, ठीक है। राइबोसोम, राइजोबियम लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा, बेटर नाम होगा इसका, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या, लेग्यूमिनोसीरम, नाम अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। राइजोबियम लेग्यूमिनोसीरम क्या, बैक्टीरिया का नाम होता है। यही बैक्टीरिया यहाँ पर क्या होता है, आपको जो दलहन पौधों की जो जड़ें होती है, जो रूट नोड्यूल्स होता है, उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है सारा काम करने के लिए, ठीक है। जरा इसको नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम सबको समराइज करते हैं एक जगह पे, गौर से देखिए। ये रहा हमारा एक लेग्यूमिनोसीरम पौधा, देखिए ये रहे उसके रूट नोड्यूल्स, है ना। ये क्या है, उसके रूट नोड, ये तो ऊपर पौधा है, उसकी टेंशन मत लीजिए। नीचे उसके क्या है, रूट नोड्यूल्स हैं। इन रूट नोड्यूल्स में पाया गया कौन, राइजोबियम लेग्यूमिनोसीरम। इस राइजोबियम लेग्यूमिनोसीरम बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया गया, इस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है कौन कौन, वही आयरन प्रोटीन, और क्या पाया जाता है, तो मोलिब्डेनम आयरन कोफैक्टर, ठीक है। इसी बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसी बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन, ठीक है, आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर और कौन, आयरन प्रोटीन। तो यही जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये आपको इसके अंदर ये पाया जाता है, और यही क्या करता है, बाहर से नाइट्रोजन को, जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन को खींच के उसको क्या बना दिया जाता है, अमोनिया बना दिया जाता है, ठीक है। उसी को खींच के क्या कह दिया, अमोनिया बना दिया जाता है। लेकिन अब चलिए, अब एक नया सवाल है कि भैया आयरन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया जाए और मोलिब्डेनम आयरन कोफैक्टर का स्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके अंदर क्या। देखिए जब ये लेक्चर खत्म होगा ना, तो बिल्कुल आपको लगेगा हाँ शांति मिल गई, सारी बात एक जगह पे क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना, आयरन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाना। तो कैसे बनाइए भाई, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक Fe4S4 का 2 रिंग बनाइए, ठीक है। गौर से देखिए, Fe4S4 का 2 रिंग बनाइए। Fe4S4 का क्या करना है, 2 रिंग बनाना है। देखिए कैसे बनाए हम, ध्यान दीजिए मेरे हाथ पे। आप देखिए ये स्ट्रक्चर को सीखना जरूरी है, आप एक ऐसे बनाइए ताकि ये आगे की तरफ झुका हो। ये देखिए आगे की तरफ है। अब क्या कीजिए, आयरन सल्फर को एक सीक्वेंस में लिख दीजिए, अल्टरनेट सीक्वेंस में। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर आयरन को लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ सल्फर को लिखेंगे, फिर यहाँ आयरन, तो फिर यहाँ सल्फर, आयरन सल्फर, आयरन है तो सल्फर, सल्फर है तो फिर आयरन, ठीक है। एक और रिंग बनाइए ऐसे ही, ध्यान रखिएगा रिंग आगे की तरफ बननी चाहिए, इसका मतलब आपको रिंग ऐसे बनाना होगा। देखिए ये रिंग आगे की तरफ झुका होना चाहिए, पहले बनाइए ऐसे, है ना। एक क्यूब बना दिया हमने, मिटाइए इसको यहाँ पर। आप स्टार्टिंग में ध्यान रखेंगे मिटाने का, या आपको सोच के ही बनाएंगे इस तरह। ये देखिए, गंदा नहीं कीजिएगा स्ट्रक्चर, आप अभी कुछ मत बनाइए, पहले सीख लीजिए इसको। फिर यहाँ पे देखिए आयरन है, आयरन रखिए, ये आयरन तो ये सल्फर, फिर ये आयरन तो फिर ये सल्फर, फिर ये आयरन तो यहाँ सल्फर और सल्फर तो ये आयरन, फिर ये आयरन तो ये सल्फर और सल्फर तो यहाँ फिर से क्या हो गया आपको, आयरन। ओके बच्चे लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत प्यार से इसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे और इतना आसानी सीखेंगे कि बोलेगा वाह क्या बात है। इस सल्फर को ऐसे डॉट से जोड़ दीजिए आप, और इन आयरन के बीच में क्या लगा दीजिए, ऐसे सल्फर लिखिए, सिस्टीन वाला। एक सिस्टीन प्रोटीन है जिसको इस तरह जोड़ा गया है। फिर यहाँ के आयरन को भी इसी तरह जोड़िए, ये सल्फर, सिस्टीन सी होता है, सिस्टीन, एक सौ फिर से सिस्टीन से जोड़ा गया। देखिए यानी कि हमने इस आयरन को सल्फर से जोड़ा, इस पीछे वाले आयरन को भी सल्फर जोड़ा, और इस सल्फर को क्या किया हमने, डॉट डॉट करके जोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा क्या करना है कि सभी आयरन पे जो है, जितने भी आयरन बच गए, ये आयरन बच गया, ये आयरन बच गया, इसको सल्फर सिस्टीन से जोड़ दीजिए। सिस्टीन प्रोटीन है, इसको सल्फर सिस्टीन से जोड़ दीजिए। देखिए इधर भी जितने आयरन है उसको भी सल्फर सिस्टीन से जोड़ दीजिए। देखिए ये आयरन है, इसको भी सल्फर सिस्टीन से जोड़ दीजिए। लेकिन 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 रुक जाइए,
लेकिन रुकना ये है कि ये जो आयरन है, इसका एक एक्स्ट्रा जो आयरन है नीचे साथ वाला, इसमें सल्फर सिस्टीन के साथ ऑक्सीजन सीरीन भी लगा दीजिए। ये देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 रिंग बना लिए Fe4S4 के। सल्फर सल्फर रखिए या आयरन आयरन आगे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आयरन सल्फर एक तरफ रखिए, देखिए आयरन यहाँ है यहाँ है, देखिए दोनों रिंग ऐसे है आगे की तरफ, ठीक है। इन दोनों आयरन के बीच में सल्फर लगाइए तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, और इन दोनों के बीच भी आयरन लगाइए, सल्फर लगाइए तो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, बना। अब क्या कीजिए कि इसके जितने भी यहाँ कितने आयरन बच गए, टोटल 4 थे, एक यहाँ जुड़ा एक यहाँ जुड़ा, बच गए 2। यहाँ भी देखिए एक यहाँ जुड़ा एक यहाँ जुड़ा, बच गए 2। इन सारों सल्फर में आपको आयरन पे सल्फर सिस्टीन लगा दीजिए। देखिए इन पे क्या लगा दिया हमने, सल्फर सिस्टीन सल्फर सिस्टीन सल्फर सिस्टीन सल्फर सिस्टीन हमने लगा दिया, ठीक है। और जब इस पे सल्फर सिस्टीन हमने लगाया तो बचा हुआ कौन सा पार्ट है, तो एक इस आयरन पे एक ऑक्सीजन सीरीन भी लगा दीजिए। ध्यान रखना है इस बात का, आपको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को दोबारा से देखिए, आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आएगा, ठीक है। इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसका अगला पार्ट है कौन, ये कौन है भाई, ये तो हो गया आपको पी क्लस्टर। कौन हो गया ये आपको, ये स्ट्रक्चर हो गया प्री क्लस्टर। लेकिन अब हमें बनाना है मोलिब्डेनम आयरन कोफैक्टर। हमें एक नया स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये हमने बना दिया पी क्लस्टर, अब हमें मोलिब्डेनम आयरन कोफैक्टर बनाना है। जरा गौर से देखिए, ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, फिर से स्ट्रक्चर को वापस से ऐसे ही ड्रॉ कीजिए। ये देखिए स्ट्रक्चर को वापस से ऐसे ही ड्रॉ कीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये लेक्चर लंबा है मानता हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, इसमें फिर वही कीजिए, चलिए यहाँ आयरन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ लगाना है लगाइए। आयरन आयरन, ठीक है। अगर ये आयरन है तो इसके बगल वाले पे क्या हो जाएगा, सल्फ़र हो जाएगा। देखिए फिर सल्फ़र है, इसके बगल में क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। फिर आयरन है, इसके बगल में सल्फ़र हो जाएगा। फिर सल्फ़र इसके बगल में आयरन हो जाएगा, और फिर सल्फ़र इसके बगल में क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। चलिए यहाँ भी ऐसे कीजिए, आयरन है, सल्फ़र आयरन है, सल्फ़र आयरन है, सल्फ़र सल्फ़र है, आयरन सल्फ़र है, आयरन आयरन है, सल्फ़र सल्फ़र है, आयरन। देखिए ये बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप कि ये जो आयरन है, गौर से देखिए, इस आयरन के बीच में क्या रखिए, आपको यहाँ पर मोलिब्डेनम रखिए। देखिए क्या रख दीजिए, मोलिब्डेनम रखिए, और उस मोलिब्डेनम को जोड़िए इससे एक सल्फाइड के थ्रू। फिर एक बार एक और सल्फाइड लीजिए, इसको भी जोड़िए ऐसे। उसी तरह यहाँ भी लीजिए, सल्फाइड लीजिए, इसके थ्रू जोड़ दीजिए। एक और सल्फाइड लीजिए, इसके भी इसे थ्रू जोड़ दीजिए। देखिए ये सल्फाइड क्या है, ये सभी सिस्टीन का पार्ट है। और इस मोलिब्डेनम से जोड़ दीजिए किसको, नाइट्रोजन N2 जोड़ दीजिए। ये बॉन्ड नहीं है, ये आपको बस उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है, और आयरन को भी क्या कर दीजिए, इस मोलिब्डेनम से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, पूरा Fe4S4 स्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद क्या किया, सभी को, ये देखो मोलिब्डेनम को S सिस्टीन सल्फाइड हमने जोड़ दिया। देखिए इस तरह से, है ना। और फिर क्या किया, मोलिब्डेनम से एक नाइट्रोजन को भी जोड़ा, और आयरन को भी क्या किया हमने, इसे डैश डैश लगा के जोड़ दिया। एकदम ध्यान दीजिए, Fe4S4 दोनों तरफ, बीच में मोलिब्डेनम, सल्फाइड 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 सल्फाइड, ऐसे करके हमने जोड़ दिया, है ना। और अब बाकी के जो आयरन है उसमें भी क्या लगा दीजिए, S सिस्टीन लगा दीजिए। क्या दिक्कत है, जितने भी आयरन बचे हैं उस पर क्या लगा दीजिए, S सिस्टीन लगा दीजिए। देखिए आयरन है, S सिस्टीन लगा दीजिए। ये देखिए जितने भी आयरन है उस पर क्या कर लगा दीजिए, S सिस्टीन लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर S सिस्टीन लगा दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर भी जोड़ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं जोड़िए, ठीक है। S सिस्टीन लगा दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर, ठीक है। ये आयरन मोलिब्डेनम आपका कोफैक्टर हो गया। चलिए ठीक है, इसको पहले आप नोट करेंगे। चलिए इस लेक्चर को लास्ट करने का टाइम आ गया है। अब मैंने क्या बोला कि आप इलेक्ट्रॉन लेके आए, कहाँ से भाई, नोट कीजिएगा इस चीज़ को। आप इलेक्ट्रॉन को लेके आए कहाँ से, फेरोडॉक्सिन से, और साथ में कौन, फ्लेवोडॉक्सिन। आप फेरोडॉक्सिन और फ्लेवोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेके आए। आपने इलेक्ट्रॉन किसको पास कर दिया, बोला कि भैया पी क्लस्टर तुम संभालो, ये पी क्लस्टर है ना।
आपने इलेक्ट्रॉन दिया पी क्लस्टर को, भैया पी क्लस्टर तुम संभाल लो, पी क्लस्टर ने लिया, लेकिन पी क्लस्टर ज़्यादा देर रख नहीं पाया। पी क्लस्टर ने क्या किया, पी क्लस्टर ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको फेंक दिया, इसको, ये वाले को, बोला कि हाँ भाई MOFE कोफैक्टर अब तुम इलेक्ट्रॉन को संभालो। ठीक है, अब MOFE कोफैक्टर को ही सारा खेल करना, क्योंकि इसी मॉलिब्डेनम पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, इसी जो मॉलिब्डेनम है इस पे नाइट्रोजन लगा, इसी को सारा खेल अब यहाँ पर संभालना है। तो इसका खेल कैसे संभालेगा, चलिए स्ट्रक्चर को पहले मिटाना होगा। चलिए देखिए क्या बोला मैंने कि सबसे पहले आपका कौन है भैया, फेरोडॉक्सिन और प्लस फ्लेवोडॉक्सिन, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन पास किया, बोला कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन ले लो। इन्होंने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, पी क्लस्टर को। पी क्लस्टर ज़्यादा देर संभाल नहीं पाया, पी क्लस्टर ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको, आपको मॉलिब्डेनम आयरन कोफैक्टर को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब मॉलिब्डेनम आयरन कोफैक्टर को इलेक्ट्रॉन मिला तो इसने फटाक से क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को, अब उस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही इसने नाइट्रोजन को NH3 में बदलने का प्लान बनाया कि भैया हम नाइट्रोजन को NH3 में बदल देंगे। लेकिन कैसे, तो उसने क्या किया कि उसने नाइट्रोजन के साथ में क्या दिया, ATP दिया। ठीक है, क्या दिया, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब NH3 बन गया तो NH3 ने क्या छोड़ा, ADP, यानी इसने चूस लिया एक फॉस्फेट को, और जो ATP था ट्राइफॉस्फेट था वो क्या हो गया, डाइफॉस्फेट हो चुका है। इसका कंप्लीट रिएक्शन मैं पहले भी लिख चुका हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। मैंने क्या लिखा भाई कि आपके पास ये रहा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कैसे काम करता है, तो नाइट्रोजन ने किसको पकड़ा, ATP को पकड़ा। तो ये कैसा ATP होता है, तो ये NgATP, मतलब मैग्नीशियम का सॉल्ट है, एक NgATP है जिसका नंबर है टोटल 16। इसके साथ 8H+ दिए गए और साथ में 8 इलेक्ट्रॉन दिए गए, और इससे क्या बना, तो ये जो नाइट्रोजन था ये NH3 में बदल गया। ऑब्वियस सी बात, 2 नाइट्रोजन तो 2NH3 में बदलेगा। ATP के बदले ADP हो चुका है अब। ठीक है, क्या हो चुका है, ATP के बदले ADP हो चुका है। तो ये 16 MgADP, इलेक्ट्रॉन तो सारे खप गए, इलेक्ट्रॉन तो सारे यूज हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, तो गौर से देखिए कि यहाँ पर जो था 8H+, उसमें से 3 दूनी 6 तो यहाँ यूज हो गए, और 2H+ क्या हो गया, बन के बाहर निकले, जो MgADP में यूज हो गए। इस तरह से N2 + 60 MgADP 8H+ से क्या बना, 2NH3, आपको साथ में कौन, MgADP यहाँ पर बन के बाहर निकला। अब इसमें इसका क्या रोल रहा, ये इसका क्या रोल रहा, तो इसने रोल यहाँ ये निभाया कि जो मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम से जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन को क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया, H+ दिया गया और इलेक्ट्रॉन दिया गया, देते गए H+ देते गए, इलेक्ट्रॉन देते गए, H+ देते गए, इलेक्ट्रॉन देते गए, और फाइनली क्या हुआ, मॉलिब्डेनम यहाँ से अलग हो गया। ये नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन लेके, इलेक्ट्रॉन ले लेके क्या बन गया, NH3 बन के यहाँ से बाहर को निकल गया। ये देखिए, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और जो NH3 था, NH3 फिक्स हो गया किसमें, आपको उन रूट नोड्यूल्स में। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये। आपको, अगर आपने पूरा वीडियो देखा, आप यहाँ तक आए हो, इसका मतलब है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। रियल में मैं बहुत अच्छा लग रहा है इस टॉपिक को इस तरह पढ़ाना, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि भाई लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं पढ़ाने के लिए। मैं ऑनलाइन भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छा पढ़ा सकूँ, जो कि मुझे पता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल सकती जितनी कि IIT JEE में होती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।